जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे होंगे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और इसका फुल पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। और एक बात और आप लोगों को बताते हैं, भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पेन और एक पेज लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि इससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा उसके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापक एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वेग, त्वरण और आवेग ये सब आपका सदिश राशि है। ठीक है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, वेग कौन सा होता है? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण ये सब आपका सदिश राशि है। बाकी सब आपका अदिश राशि है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डैश आंखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है? ये होता है सिलियरी बॉडी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस का क्षमता डायोप्टर में होता है और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में होगी, क्या होगी? ये 90। ऑप्शन नंबर डी इसका जो 90 हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तो क्या होगा? बर्फ सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी। बर्फ गलने के साथ साथ जलस्तर कम हो जाएगा, जलस्तर पूर्वतर रहेगा या जलस्तर बाहर आ जाएगा। तो यह आपका जलस्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मान लिया आप लोग प्रयोग करके नहीं देखे तो आप लोग प्रयोग करके जरूर देखें। एक गिलास आप लोग पानी लीजिएगा, ठीक है, और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालिएगा। जो हम लोग बर्फ खाते हैं 1 रुपये और 2 रुपये वाला, उसको उस देगा हमको सादा बर्फ दे, उसको एक गिलास पानी में रखिएगा। ठीक है, देखिएगा और बर्फ जितना भी गलेगा ना, उसमें पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे आपसे, बिग अनुपात स्मॉल, बिग का अपोजिट स्मॉल रहता है, हाई का अपोजिट लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये आपका वेस्कोसियस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अब वेस्कोसियस जो आपका करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। अगला प्रश्न आपका, अविभाज्य में कौन सा समास है? अविभाज्य में कौन सा समास है? यह आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाक्य में है? मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाक्य में है? यह आपका कृत्य वाच्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, किस में होता है? यह होता है बहुवचन। होश शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम होता है। आईयूपीएसी नाम होता है। ऑप्शन हेक्सेन 1, हेक्सेन 5 आयन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आप लोग बता दूं, जो एल्केन का सूत्र होता है ना, एल्केन हम लोग बोलते हैं एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n
प्लस 2। ये बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन एल्कीन का सूत्र CnH2n और एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी कहने का मतलब हुआ कि दर्द निरोधक दवा। जैसे चोट लग जाता है ना, हम लोग डॉक्टर के पास आते बोलते हैं कि दर्द का दवा दीजिए, तो कह रहा है इनमें निम्न में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है, होता है नोवलजीन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो नोवलजीन एक पीड़ाहारी दवा है, जिसे पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपका जो है ना कौन सी, यह आपका जो है ना एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किया था, इसे वाक्समैन ने किया था। और पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। ये सब आपका एंटीबायोटिक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाता है, तो टेरिलिन का वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संतुलित है, तो 2Mg + OT 2MgO। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कॉलम 1 में दी गई सीरीज कॉलम 2 में दी गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सुमेलित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, तो घी। ऑप्शन नंबर ए इसका घी जो है एक बहुलक नहीं है, ठीक है। प्रोटीन जो था ना, प्रोटीन की खोज किसने किया था, बर्जीलिनियस ने किया था। और प्रोटीन में 20 प्रकार का एमिनो अमिल पाया जाता है, कहता है एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। और घी में विटामिन ए डी ई पाया जाता है। ये भी आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स। ये आपका सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है। इथेन जिसका आणविक सूत्र होता है C2H6 के पास है, सहसंयोजक बंध, 7 सहसंयोजक बंध, 8 सहसंयोजक बंध या 9 सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 आई बंध पाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार का बंध पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक कार्बन नहीं, तो दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच कितना प्रकार का बंध पाया जाता है, 1 सिग्मा और 2 पाई बंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह बेंजीन में कितना बंध पाया जाता है, तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध पाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है, प्रकाश ग्राही कोशिका है आई शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, यह आपका रेटिना में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, रेटिना में उपस्थित होते हैं। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और लेंस के छाप का डायऑप्टर में मापा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है, तो एलेटेरिया कार्डामोमम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, एलेटेरिया कार्डामोमम के पौधा से इलायची प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है, विटामिन के बारे में कौन सा कथन या तथ्य सही नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा जाए आपसे सही नहीं है, बाकी कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। इस सही कहने का नहीं है, नहीं कहने का मतलब हुआ कि इसमें 3 आपका सही होगा और यह एक गलत हुआ था। इसका नामकरण फक ने किया था, ये भी आपका सही है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपका सही है। इसके कमी से रोग उत्पन्न होता है, ये भी आपका सही है। यह पाचन में सहायक होता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, इस विटामिन की खोज किसने किया था, तो फॉन्क ने किया था। कब किया था, 1911 इसमें किया था, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन को होता है, जल में
बी एवं सी। विटामिन बी एवं सी जो होता है जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है ए डी ई के, ए डी ई के, जैसे अडेक बोलते हैं ना, ए डी ई के, अडेक। अडेक जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौनी होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इससे सकर्विक रोग होता है। और विटामिन बी का रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे कौकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? नीचे लिखे कौकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? तो ये आपका एनिमिटा मस्करिया क्या होता है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ, मुरकेला एस्क्यूलेंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। कोको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और सयालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है संचारीय रोग कम्युनिकेबल डिसीज का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? संचारीय रोग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, घरेलू मक्खी के कारण होता है, ठीक है। संचारीय रोग जो होता है घरेलू मक्खी के कारण होता है। जो मक्खी से होने वाले मच्छर को काटने से कौन कौन बीमारी होता है उसको हम आप बोल रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। जैसे जो भी मच्छर के काटने से, जो भी मच्छर काटता है ना, जो भी हमको बीमारी होता है वो मादा मच्छर के काटने से ही होता है, तो इसलिए आप लोग सुन लीजिए। जैसे बोलते हैं ना, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया बीमारी होती है। और मादा एडीज मच्छर, जो भी मच्छर काटता है ना वो सब मादा ही मच्छर आता है, ठीक है। और एडीज मच्छर से शीत ज्वर होता है और घरेलू मक्खी से हैजा होता है, ठीक है। और टेबनेस मक्खी से सुर्रा रोग होता है। और क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया रोग होता है। और मक्खी से होता है कालाजार बीमारी होता है। तो जितने भी मक्खी से रिलेटेड बीमारी थे उसको हम आप लोग बता दिए एक बार, और आप लोग को हम रिपीट कर दे। जैसे पूछेगा आपसे एनफ्लूएंजा मच्छर से कौन सा होता है? एनफ्लूएंजा मच्छर से मलेरिया होता है। और एडीज मच्छर से पीत जिसे ज्वार रोग कहा जाता है। और क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। और घरेलू मक्खी से हैजा होता है। और मक्खी से कालाजार बीमारी होता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? यह आपका सोडियम क्लोराइड से होती है। यह आपका कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है, लाइपेज का जो श्रावण होता है कैसे होता है? लाइपेज का श्रावण कहाँ होता है? यह अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बढ़ी हुई हृदय दर, जो बढ़ी हुई हृदय दर से हार्ट बीट को क्या कहते हैं? जो हृदय बढ़ जाता है उसको क्या कहा जाता है? टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है, रुधिर में जो सामान्य ग्लूकोज स्तर है क्या होता है? वह 80 से 100 mg या 100 ml रुधिर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग डट कर मेहनत करते रहिए। आप लोग एक जो बहुत सारा पद है, 21,391 पद है। आप लोग अगर डट कर मेहनत करते हैं तो आप लोग इसमें से एक पद अपने लिए चुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। डैश की नामक क्रिया को आसान कर देता है। यह आपका पेप्सिन नामक क्रिया को आसान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? यह आपका अलसी का एक पौधा होता है जिसे तेल और रेशा दोनों प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी से बना है। इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह आपका यूनानी शब्द से बना है। कौन सा शब्द से बना है? यूनानी शब्द से बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे पूछेगा आपसे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह आपका कोयम्बटूर में स्थित है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, ये मैथ का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बताते रहते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सा है? तो इसमें पूछा जा रहा है आपका सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। इसमें हम सभी लोग भागा करके देख सकते हैं। जैसे 3/9 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें 3 में 9 से भागा करेंगे, यहाँ दशमलव करेगा तो यहाँ एक जीरो उठेगा, तो ठीक है। तो 9 3 का 27 हो जाएगा, कितना 3 का। यहाँ दशमलव से पता कर सकते हैं, इसमें सबसे छोटा भाग दे तो 3/9 ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा। यह 3/9 जो है इन सभी से छोटा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की माप क्या है? ठीक है, घनाकार घनाकार जो बॉक्स है तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है बराबर 36। आप लोग इस तरह करके बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल की स्थापना की थी? आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना 1900 मद्रास में 1916 इसमें की थी। सबसे पहले श्रीमती एनी बेसेंट को कलकत्ता अधिवेशन में ही प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। और भारत में होम रूल के जो आंदोलन होता है, उस होम रूल के जो आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट को ही कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन का लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन का लाभदायक है इमारती लकड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, इमारती लकड़ी के लिए। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह पथ प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? यह आपका जीवा कार्यक्रम की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीवा कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि एवं पारिस्थितिकी भी आता है। और नाबार्ड की स्थापना कब? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई कब? 12 जुलाई 1982 ईस्वी की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा देश का है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? यह आपका मालदीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। मालदीव की राजधानी ब्रिटेन, मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है, ठीक है। और ब्रिटेन को आजादी कहाँ? ब्रिटेन को आजादी मिलती है। मालदीव को ब्रिटेन से आजादी 1965 ईस्वी में मिली थी। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर प्रश्न है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? ये आपका म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट, म्यांमार को कहा जाता है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। जिसे आपसे पूछेगा कीवी का देश किसको कहा जाता है? कीवी का देश किसे कहा जाता है? कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। चीन को ड्रैगन का देश कहा जाता है। चीन को क्या कहा जाता है? ड्रैगन का देश कहा जाता है। और कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को भी कहा जाता है, ठीक है। और प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड और यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला प्रश्न आपका 44वां प्रश्न है,
तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? इनमें से किस राज्य में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उड़ीसा राज्य में सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बिहार में प्रमुख बौद्ध स्थल बोधगया में है और उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थल सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल है। अगला प्रश्न आपका 45वां प्रश्न है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपका पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर पीटी उषा। पीटी उषा गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है। पीटी उषा जिसका नाम है पीटी उषा, पीटी उषा का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब पूरा नाम क्या है? तो पीलू वालकंडी एकार पविल उषा है। ठीक है, तो पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। ठीक है, सुनील गावस्कर है, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है और सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, द वाल मिस्टर डिम्पेबल उपनाम राहुल द्रविड़ का है। द टर्मिनेटर भज्जी उपनाम हरभजन सिंह का भी है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये बार बार आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 46वां प्रश्न है, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? यह आपका फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ था। माराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे जो वर्ष 2020 में इनका निधन हो गया। फुटबॉल जो है ना, फुटबॉल आपका विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल, क्रिकेट तथा हॉकी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कौन किस किस में? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में एक तरफ से 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और फुटबॉल जो है वह कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल जो है आपका ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी जो है आपका पाकिस्तान का राष्ट्रीय, हॉकी जो है आपका कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? पाकिस्तान का है। और गोल्फ जो है आपका स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है और क्रिकेट जो है आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये हम गोल्फ स्ट्रीम जो गोल्फ स्ट्रीम कहाँ का खेल है? ये आपका स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ये प्रश्न एक बार एसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका 47वां प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? ये आपका मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? वह आपका 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में एल्तुतमिश को पराजित किया था। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यह आपका सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? यह आपका 1504 ईस्वी में किया गया था। सिकंदर शाह लोदी को आगरा अपनी सिकंदर शाह लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक था और सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता है और सिकंदर लोदी ने माप पैमाना चलाया था जिसे गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबंधित किया जाता है? ड्यूस के उपनाम से संबंधित किया जाता है। ये आपको मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर का उपनाम क्या था? हिटलर का उपनाम फ्यूहरर था। क्या था? फ्यूहरर था। और नेपोलियन का जो उपनाम था द लिटिल कालपुरर था और लौह चांसलर आपका बिस्मार्क का, जिसे आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर प्रश्न है, मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? यह आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ, यह आपका केरल में स्थित है। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति जो है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये भी बिहार पुलिस में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका, मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है।
जो मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है वो आपका ऋणी पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है, वास्तविक आय या जनसंख्या बराबर होगी, वास्तविक आय बटा जनसंख्या बराबर होगी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है, कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है। यह आपका ऑप्शन नंबर ए एक अधिवेशन का सभापतित्व किया है, जो 1954 में बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी का अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था, वो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ही 1923 में, कब 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी, जिसका पूरा फुल नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और आनंद मोहन बोस, जो आनंद मोहन बोस थे, यह आनंद मोहन बोस 1898 में मद्रास कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता ये थे, भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग ने कराया था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और इसी के समय भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड मेयो के शासन का, लॉर्ड मेयो का 1872 इसमें कृषि विभाग की स्थापना की थी और मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टान है, यह आपका परतदार चट्टान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है, तो राजा राम मोहन राय, सनबायत कुमारी, ऑप्शन नंबर ये सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्र, ये भी सही है। श्रीमती एनी बेसेंट, सर्वेसेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, ये आपका सही नहीं है। जो एनी बेसेंट है वह एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका लिखी थी। ठीक है, और सनवायत कुमारी और मिरातुल अखबार जो आपका राजा मोहन राय के द्वारा लिखे गए थे। और जो अमृत बाजार पत्रिका है मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म धारा है, इसमें से कौन एक गर्म धारा है उसको आपको चुनना है। ये आपका गल्फ स्ट्रीम जो है आपका एक गर्म धारा है, जो अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी गर्म जलधारा है। ठीक है, किनारी जो है आपका यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट जो है आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच है। जो कच्चा द्वीप विवाद है किन देशों के बीच है। ऑप्शन नंबर डी भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो। यह कब हुआ था, 1976 इसमें हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48 का ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 ए को जोड़ा गया था। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग संख्या 4 में। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 39 के ए में और 43 ए और 48 ए को भी जोड़ा गया था।
और अनुच्छेद 43A में उद्योग और प्रबंधन एवं कर्मचारियों का सहभागिता के संबंधित है। और 39A, जो 39A आपका समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो आपका नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता, जिस समान सिविल संहिता का नाम चलता है, अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की संबंधित प्रावधान शामिल है? किस भाग में चर्चा है? तो भाग संख्या 14, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। भाग संख्या 14 में चर्चा है, जो अनुच्छेद 315 से कितना, अनुच्छेद 315 से 324 तक 323 तक किया गया है। ठीक है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भाग संख्या 2 में नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद कितना, आर्टिकल 5 से 11 से संबंधित है। ठीक है, और भाग संख्या 18 यह आपका आपात से संबंधित है, जो आर्टिकल 352 कितना, 352 से 360 में संबंधित है। भाग संख्या 7 यह आपका अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर प्रश्न है, आयकर एक डैश है, आयकर एक डैश है, कौन सा कर है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 ईस्वी के तहत लाया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि आता है। ये सब आपका प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, यह आपका प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भारत के प्रधानमंत्री होता है उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त की सुविधा दी गई है? तो आपका 7वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 इसमें किया गया था। इसमें बोला गया था कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा। ठीक है, और 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 में आया था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण दिया गया था। और 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में आया गया था। यह आपका दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ने से संबंधित है। ठीक है, और आपका पहला संशोधन कब होता है? 1951 में हुआ था। इसमें भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण, विचार एवं अभिव्यक्ति, सामाजिक और आर्थिक, पिछड़े वर्ग की उन्नति आदि से संबंधित है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो वर्ष 1992, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा वर्ष 1992 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, किसने, जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था किससे संबंधित था? तो पंचायती राज से संबंधित था। देखिए, बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम में संवैधानिक संशोधन बहुत बार पूछा था, इसलिए हम सभी को डिटेल्स बता रहे हैं। जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1992 में हुआ था, जिसे पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है, और 73वां संवैधानिक संशोधन संविधान में नया खंड भाग 9 कितना 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 को ओ में जोड़ा गया। ठीक है, जो आपका 73वां संवैधानिक संशोधन है वो आपको पंचायती राज से संबंधित है, जो अनुसूची 11 को में जोड़ी गई है। ठीक है, और अनुसूची 11 है, ठीक है, अनुसूची 11 है, उसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय को भी जोड़ा गया है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न का 72 नंबर प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? ये प्रश्न आपको भी हम पहले बता चुके हैं, आप लोग इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, फिर भी मैं इसका आंसर आप लोग बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर पहले कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। पर आपसे 13 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? ये आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उद्देशिक संकल्प कहने का मतलब हुआ कि प्रस्तावना को किसने रखा था? तो ये आपका
भारत के जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था, ठीक है। और इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत कर दिया गया, इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी कब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वसहमति से भारत से स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। जो प्रस्तावना है वह कहाँ से लिया गया, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है, यह भारत के राष्ट्रपति। अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। वो कहाँ से है, झारखंड के आदिवासी से, ठीक है। प्रथम भारतीय आदिवासी महिला कौन है जो भारत के राष्ट्रपति में, तो वह आपका द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, जो क्रम से कौन है 50वें मुख्य न्यायाधीश। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जो लगा जुर्माना लाए तो कहाँ तक बढ़ सकता है, वो आपका 25,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया था, वर्ष 2005 इसमें किया गया था। और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 सूचना आयुक्त होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है। दल बदल विरोधी कानून किस यहाँ पूछ रहा है, अनुसूची पूछ रहा है, भाग नहीं पूछ रहा है, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पूछ रहा है अनुसूची, किस अनुसूची में रखा गया है, तो आपका 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए इसका 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। जो संविधान संशोधन, जो 92वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, कब हुआ था, 1985 ईस्वी में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपको 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। जो आपका 9वीं अनुसूची है वह आपका 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची है आपका शक्ति से विधान से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। जो चौथी अनुसूची है आपका केंद्र और राज्यसभा के सीटों का आवंटन के लिए संबंधित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अभी संविधान में मूलतः संविधान जब बना उसमें 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। कोलानालू नृत्य का नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ राज्य है जिसका लोक नृत्य है उसको हम बोल रहे हैं, आप लोग उस लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पूछेगा आपको उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है, ठीक है। सवारी, पैरास और मुंदरी जो है आपका उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। गोवा का है रनमाले, ढकनी, सिगनी, ठीक है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आपका कुमी और कावड़ी है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर प्रश्न पूछेगा आपसे, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है। ये आपका सभी लोग जानता है, बैसाखी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट में बैसाखी परिवार। यह कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आपका नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो नीरजा भनोट है, जो यह अशोक चक्र से सम्मानित होने प्रथम महिला थी, ठीक है। सरोजनी नायडू जो है यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है जो यूपी से संबंधित वर्ष 1947 में। इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS थी, कब का थी, 1972 की थी। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश परसेंटेज की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बना है। यह आपका 61.82% की साक्षरता दर से सबसे कम साक्षर राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की जनगणना जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय 93.91 साक्षरता की दर से केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बना था। और बिहार में पुरुष की साक्षरता दर कितना थी,
उस समय बिहार में पुरुष की साक्षरता दर 71.2% थी और महिलाओं का साक्षरता दर 51.50% थी। ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जीडीपी अपशिष्टिकारक डेफलर को डैश मूल अपशिष्टिकारक भी कहा जाता है, अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब अंतर्निहित कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या होता है। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या होता है, यह किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 82 नंबर प्रश्न है टाइम मैगजीन ने किस वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे कम प्रभावशाली लोगों की सूची किन भारतीयों को शामिल किया गया है। तो आपका ए और बी एम एस राजमौली और शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर प्रश्न है देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है कि आपका अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर प्रश्न है वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं। यह आपका साई होप, ये जो आपका वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर प्रश्न है ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रेडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है। यह आपका अमेरिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित लगाया है इराक। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब इराक ने प्रतिबंधित लगाया है। 92 नंबर प्रश्न है किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ जड़त्व कहलाती है। अगला प्रश्न आपका 93 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। प्रतिरोधकता की एक इकाई है, यह आपका ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य आपसे पूछेगा प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये आपका इसको ध्यान में रख सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, या वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 96 नंबर प्रश्न है सबसे छोटा कार्बन अबंध पाया जाता है। सबसे छोटा कार्बन अबंध किसमें पाया जाता है, यह आपका एसिटिलीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट एसिटिलीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है इज्जत शब्द कौन सा लिंग है। इज्जत जो शब्द है वह कौन सा लिंग है, यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है, या अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 99 नंबर प्रश्न है कुल का अर्थ है। जो कुल का अर्थ है क्या होता है, कुल का अर्थ किनारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न 100वां प्रश्न है आपका विस्मृत का अर्थ होता है। विस्मृत का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए भूला हुआ। अब विस्मृत का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट भूला हुआ। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।